कि गांव की भूतिया कहानी हमें इतना क्यों डराती है? क्या असली डर उस अनजानी शक्ति में है या फिर हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में? आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दोस्तों का दबाव, पुराना अंधविश्वास और घुप अंधेरा मिलकर किसी के भी तर्क और हिम्मत को तोड़ सकते हैं। चलिए डर के इस मनोविज्ञान को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े मछुआरे की इस अजीब सी चेतावनी से। ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि ये कहानी में आगे आने वाले खतरे की एक घंटी की तरह है। हमारा दिमाग अब अनजाने में ही खतरे के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से एक तनाव का माहौल बनना शुरू हो जाता है। और ये है कहानी का मुख्य किरदार ललित, जो अपने डर को खुलकर मान रहा है। उसका ये कहना कि उसे भूतों से डर लगता है हमें इस कहानी का सेंटर पॉइंट देता है। हम ये पूरी कहानी ललित की बढ़ती हुई घबराहट के नजरिए से ही महसूस करने वाले हैं। सीन है एक चाय की दुकान का, जहां बारिश के बीच 3 दोस्त बैठे हैं। अक्सर होता ये है कि सबसे खतरनाक फैसले ऐसी ही आम जगहों पर लिए जाते हैं और यहीं पर एक जिद जन्म लेती है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात में नदी पर जाने की जिद। यहाँ पर मनोविज्ञान का पहला टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है ललित का डर, जो एक तरह से खुद को बचाने की एक फिजिकल वृत्ति है, और दूसरी तरफ है विनय का रोमांच के लिए उकसाना। अब ये प्लान दोस्ती का नहीं बल्कि बहादुरी और ईगो की लड़ाई बन जाता है। ललित जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जब उसे डरपोक कहा जाता है तो बात उसके आत्मसम्मान पर आ जाती है। यहाँ कायर कहलाने का डर भूतों के डर से बड़ा हो जाता है। ये पीयर प्रेशर का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ सामाजिक स्वीकार्यता के लिए इंसान अपने मन की आवाज को भी दबा देता है। तो अपने प्लान को पूरा करने के लिए विनय गांव के बूढ़े मछुआरे राम के पास उनकी नाव और जाल मांगने पहुंचता है, और यहीं से कहानी में पारंपरिक विश्वास और अंधविश्वास का एक नया पहलू जुड़ जाता है। राम की ये चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये गांव की पीढ़ियों की यादें और अनुभव को दिखाती है, जिसे ये लड़के अपनी जवानी के जोश में अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है युवा पीढ़ी के तर्क और पुरानी पीढ़ी की समझदारी के बीच का टकराव। राम उन्हें पैसे के बदले एक काला धागा देता है। अब ये सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि गांव की गहरी मान्यताओं का एक प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये एक प्लेसीबो की तरह काम करता है, मतलब एक ऐसी चीज जो डर के सामने कंट्रोल में होने का एक झूठा एहसास देती है। इस स्लाइड पर मॉडर्न सोच और पारंपरिक विश्वास का टकराव साफ नजर आता है। सार्थक लॉजिक पर भरोसा करता है, लेकिन ललित, जो पहले से ही डरा हुआ है, उसे उस धागे में एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा महसूस होती है। यहाँ डर तर्क पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो अब तीनों दोस्त नदी के किनारे हैं। यहाँ से बाहरी दुनिया का संघर्ष खत्म होता है और दिमाग के अंदर का संघर्ष शुरू होता है। अब माहौल ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उनके डर को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। चारों तरफ इतना अंधेरा है कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। और होता यह है कि जब हमारी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, तो हमारे कान और हमारा दिमाग हर छोटी से छोटी आहट को भी बढ़ा चढ़ाकर महसूस करने लगते हैं। उनका डर इसी अंधेरे में पनप रहा है। उस अंधेरे में सिर्फ पानी की आवाज है। ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि दिमाग को खाली जगह देती है कि वो उसे अपने सबसे बुरे डरों से भर दे। ये सन्नाटा उन्हें एहसास दिलाता है कि वे इस भयानक जगह पर मदद से बहुत दूर हैं और बिल्कुल अकेले हैं। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती है सियारों की डरावनी चीख। वैसे तो ये एक फिजियोलॉजिकल आवाज है, लेकिन उस माहौल और मानसिक स्थिति में ये किसी दैत्य की चीख जैसी लगती है, जो उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर देती है। अब देखिए, जिस विनय ने सबको उकसाया था, उसकी भी हिम्मत जवाब देने लगती है। कहते हैं ना, डर संक्रामक होता है। ललित का डर अब विनय के आत्मविश्वास को भी तोड़ने लगा है, खासकर जब वे उस शमशान घाट के पास पहुंच रहे हैं, जो गांव की डरावनी कहानियों का केंद्र है। सार्थक, जो अब तक लॉजिकल बना हुआ था, अपनी जिद में आखिरी गलती करता है। वो अपने तर्क को साबित करने के लिए शमशान घाट के पास जाल डालता है। यही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां तर्क की जिद उन्हें दहशत के मुंह में धकेल देगी। एक पल के लिए सोचिए, अंधेरी रात, शमशान घाट और नदी से खींचे गए जाल में ऐसा क्या हो सकता है जो उनके सारे तर्कों और बहादुरी को एक झटके में तोड़कर रख दे?
और ये है वो पल जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ठोस, भयानक हकीकत बन जाता है। अब तक जो सिर्फ कहानियों में सुना था वो उनकी नाव में उनके सामने था। यहाँ उनका सोचने समझने वाला दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है और दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा जो सिर्फ जिंदा रहना जानता है हावी हो जाता है। ये फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया है। सदमे और दहशत के बाद सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट बचता है, भागो। उनकी सारी बहादुरी और सारा तर्क इसी इंस्टिंक्ट के सामने ढेर हो जाता है। लड़के नदी तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। उन्हें दूर एक घर में रोशनी दिखती है और वे मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। वे उस खौफ से बचने के लिए बस एक सुरक्षित जगह चाहते हैं। जिस आदमी के घर वे शरण लेते हैं वो उन्हें एक गांव की वो पुरानी कहानी सुनाता है। ये कहानी मनोवैज्ञानिक तौर पर कन्फर्मेशन बायस का काम करती है। मतलब ये उनके डरावने अनुभव को एक बाहरी पुष्टि दे देती है जिससे उनका दिमाग ये मानने को तैयार हो जाता है कि उन्होंने जो देखा वो कोई वहम नहीं बल्कि एक असली भूत था। इस घटना ने उनके दिमाग पर एक बहुत ही गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। ये एक गहरा ट्रॉमा है जिसके बाद वे कसम खाते हैं कि अब कभी रात में घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। उनका दिमाग अब रात को हमेशा उस खौफ से जोड़कर देखेगा। ये डर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और कहानी का अंत दोस्ती के टूटने से होता है। अक्सर ऐसे ट्रॉमा से गुजरने के बाद इंसान किसी को दोष देकर अपने दर्द को समझने की कोशिश करता है। यहाँ डर और सदमा अब गुस्से में बदल चुका है और सार्थक का जो तर्क कुछ देर पहले बहादुरी लग रहा था अब वही उनकी मुसीबत की जड़ माना जा रहा है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वो सच में एक भूत था या अंधेरे, अकेलेपन, गांव की कहानियों और एक भयानक संयोग ने मिलकर उनके दिमाग में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिसे वे हकीकत समझ बैठे। इसका जवाब शायद डर के मनोविज्ञान में ही छिपा है।